बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जो मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं पीडीएम हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, इन मुज़ाकरात को लेकर हुकूमती हलकों में कुछ अहम डिस्कशन इस वक्त चल रही है। और वो डिस्कशन ये है कि बिलफ़र्ज़ अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो उस सूरत में भी अगर हम फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो जो एक चीज़ हमें फौरी तौर पर करनी पड़ेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े वापस और इन्हें कौमी असम्बली आने दिया जाएगा, जिसके बाद जो अपोजिशन लीडर और जो लोटे थे वो फारिग हो जाएंगे और एक फ़ाल किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर पार्लियामेंट में किरदार अदा करेगी, जिसका बड़ा नुकसान होगा मौजूदा पीडीएम हुकूमत को। इस पर क्या डिस्कशन चल रही है, इस हवाले से कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, इन मुज़ाकरात को सबोताश करने की जो एक कोशिश इस वक्त की जा रही है, ख़ास तौर पर रात गए आधी रात को जो परवेज़ इलाही साहब के घर पर धावा बोला गया, या आप यूँ समझे जो एक छापा मारा गया, और जो कुछ वहाँ पर पुलिस ने किया, जैसे इवन की जो ज़मानत थी वो मौजूद थी लेकिन उसके बावजूद वो घर में गए, जिस तरीके से गेट तोड़ा गया, तो ये मुज़ाकरात के ऊपर असरअंदाज होने और मुज़ाकरात को जो है वो नाकाम बनाने की तरफ एक बड़ा अहम कदम है। ये क्या मामला है, कौन इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है, और इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए कोशिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे हटे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हटती है तो फिर इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या बड़ा रिलीफ लिए जाने के हवाले से कुछ जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, इस पर भी तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ अहम अपडेट्स डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ही तकरीबन 8 घंटे तक उनके घर पर ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन उसके बावजूद वो घर पर नहीं मिले और उनकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकी। बहरहाल जैसे ही सुबह हुई तो जो परवेज़ इलाही के वकला थे उन्होंने क्या किया कि लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और एक दरख्वास्त वहाँ पर दायर कर दी है इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि ज़मानत मौजूद थी। उसके बावजूद भी परवेज़ इलाही के घर पर ऐसे धावा बोला गया और जो कुछ वहाँ पर किया गया वो आपके सामने है तमाम तर चीज़ें। और दूसरी तरफ अब तक की इतलात के मुताबिक नाज़रीन कोई 25 के करीब लोगों को गिरफ़्तार किया गया है परवेज़ इलाही के घर से, जिनमें उनके नौकर जो थे या मुलाजिम जो थे वो उनमें शामिल थे, और फिर इसके अलावा कुछ उनके घर की ख़वातीन थीं, उनको भी गिरफ़्तार जो है वो किया गया है। इस तरह से भी जो तफ़सीलात हैं वो सामने आ रही हैं। तो बहरहाल अभी तक परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ जो कुछ अपडेट्स हैं वो ये हैं कि जो कुछ कल पुलिस ने किया परवेज़ इलाही के घर पर, उसमें परवेज़ इलाही के ही ख़िलाफ़ जो एक और दहशतगर्दी का मुकदमा है वो उन्होंने दर्ज कर लिया है। यानी कि पुलिस गेट भी तोड़ती है, घर में दाखिल भी होती है, चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल करती है, और फिर उसके बाद जो मुकदमा है वो भी उन्हीं के ख़िलाफ़ ही यानी कि जिसके घर में आप दाखिल हुए हैं परवेज़ इलाही के, उन्हीं के ही ख़िलाफ़ दर्ज किया जाता है। इसकी तफ़सीलात कुछ ऐसे हैं कि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ़ दिफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ़ दिफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने एंटी करप्शन के चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर छापे के दौरान मुज़म्मत का बुनियादी तौर पर यह मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा थाना गालिब मार्केट में दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल समेत 13 दिफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे में चौधरी परवेज़ इलाही समेत 19 अफराद को नामज़द किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुकदमा एंटी करप्शन इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में कहा गया है कि एंटी करप्शन टीम ने परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के लिए इनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। रिहाइशगाह के अंदर मौजूद 40 से 50 अफराद ने जो पथराव है वो किया और तशद्दुद शुरू कर दिया। मुकदमे के मतन में कहा गया कि छापा मार टीम पर जलाने की नीयत से पेट्रोल फेंका गया और चौधरी परवेज़ इलाही इस दौरान मौके से फ़रार हो गए। FIR के मुताबिक मौके पर मजम्मत करने वाले शरपसंद अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ़्तार होने वाले 19 अफराद की शनाख्त कर ली गई है।
تو یہ ناظرین ان کی جانب سے کیا گیا ہے. الٹا جو ہے وہ پرویز رائی کو کل یہ گرفتار کرنے گئے, ان کے گھر کے دروازے توڑے, شیشے بھی توڑے گئے, اور پھر اس کے بعد الٹا انہی کے اوپر جو یہ مقدمہ ہے وہ درج کر لیا گیا. انہی کے ملازموں کو انہوں نے گرفتار کیا, اور پھر انہی کے ظاہر سی بات ہے وہی ملازم اندر تھے, تو پھر انہی کو ہی اس مقدمے کے اندر نامزد جو ہے وہ کر دیا گیا. دوسری طرف سراج الحق جو ہیں انہوں نے پرویز رائی صاحب کے گھر پر چھاپے کی جو مذمت ہے وہ کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرپشن الزامات پر یہ جو بلا امتیاز جو کارروائی ہے اس کو روکا جانا چاہیے, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ سامنے آیا ہے. ساتھ ہی مونس الہی صاحب جو کہ میرے خیال سے وقت پر پاکستان سے چلے گئے تھے, نہیں تو اس وقت ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا یہ مختلف نہ ہوتا اس سے جو کچھ اس وقت جو علی امین گنڈا پور ہیں یا شہباز گل وغیرہ, ان کے ساتھ تو کافی کچھ ہوا, لیکن شاید ان کے ساتھ اتنا کچھ نہ ہوتا, لیکن بہت کچھ ان کے ساتھ بھی کیا جاتا. تو بہرحال انہوں نے بھی اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک جو پیغام ہے وہ دیا, اور ایک طنزیہ ٹویٹ جو ہے وہ انہوں نے کیا جس میں یہ کہا کہ شاباش پنجاب پولیس, اسی لیے چودھری پرویز الہی نے بیوروکریٹس کی مرضی کے خلاف آپ کو مراد دلوائی تھیں. تو یہ ان کی جانب سے ایک طنزیہ ٹویٹ کی گئی ہے کہ اسی پولیس کو ہم نے مخالفت مول لینے کے بعد مراد دلوائیں, لیکن یہی وہ پولیس ہے جو کہ آج پرویز الہی صاحب کے گھر پہ اس طریقے سے جو چھاپا ہے وہ انہوں نے مارا ہے. تو بہرحال اس پر کچھ ڈیٹیلز یہ بھی کل کے چھاپے میں سامنے آئی ہیں کہ جو پولیس تھی اس کی طرف سے تھوڑی بہت ریزسٹنس شو کی گئی جو اینٹی کرپشن حکام تھے کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے, لیکن اینٹی کرپشن حکام بضد تھے اور انہوں نے کہا پولیس والوں کو کہ نہیں آپ یہ کام کریں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پولیس کی جانب سے, ظاہر سی بات ہے ان کی پھر ڈیوٹی تھی تو انہوں نے یہ کام کیا. تو بہرحال جو بھی کیا پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو کچھ وہاں پر جو رات کے مناظر آئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ انفارچونیٹ ہیں. دوسری طرف ناظرین جو مذاکرات چل رہے ہیں اس طرف میں بڑھتا ہوں. معاملہ ناظرین کچھ اس طرح سے ہے کہ اس وقت حکومتی حلقوں میں کچھ اہم ڈسکشن چل رہی ہے, اور وہ ڈسکشن یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات کر رہے ہیں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور کامیابی کی صورت میں حکومت اس حد تک تو مان گئی ہے کہ سپتمبر میں الیکشنز جو ہیں وہ ہم کرا دیتے ہیں, الیکشن کی کوئی تاریخ دے دیتے ہیں, لیکن اگست میں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا مئی تھا اور مئی کے بعد وہ جون میں آئی, پھر جولائی تک گئی, اور ممکن یہ ہے کہ اگست میں کوئی تاریخ اگر طے بھی ہوئی, اگر کامیاب ہوتے ہیں تو اگست کی جو ڈیٹ ہوگی وہ طے ہو پائے گی الیکشنز کے لیے. لیکن اسمبلیاں تحلیل اور الیکشنز کے معاملات تو بعد میں بھی اگر دیکھے جائیں تو اس سے پہلے جو اہم ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی واپسی ہوگی قومی اسمبلی کے اندر. ایک مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کے اندر جب واپسی ہوئی تو پھر جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض, جسے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے, وہ بھی فارغ ہوں گے, اور ان سمیت جو دیگر لوٹے ہیں وہ بھی فارغ ہوں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک فعال کردار ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں بھی ادا کر پائے گی, اور اس کے ساتھ ہی جو نگران حکومتیں ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک امپورٹنٹ رول, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں پھر اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہی ہوگا, تو اس میں اہم ایک رول ادا کیا جا سکے گا. اور پھر جو نمبر گیم ہے, جس طرح سے شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ جو لیا اس میں 180 انہوں نے نمبر لیے, جس میں فواد چودھری صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے 180 میں سے 160 نمبر ہیں اور 20 نمبر پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین نے انہیں دینے کے بعد 180 ووٹ کیے ہیں. تو اس طرح سے جو ایک نمبر گیم ہے وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے قومی اسمبلی میں اگر کوئی گڑبڑ کی جاتی ہے. تو اس کے اوپر بڑی سیریس ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے کہ یہ ایک مطالبہ تو فوری طور پر ماننا پڑے گا, کیونکہ جو دیگر مطالبے ہیں کہ فوری اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے, اس میں تو بہانہ ڈال دیا گیا کہ جون میں ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے. اس پر بھی فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے جو جون میں بجٹ پیش کرنا ہے تو اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے تو آپ ایسا کر لیں کہ آپ مئی میں بجٹ پیش کر لیں, ضروری تو نہیں ہے کہ جون میں ہی بجٹ پیش کرنا ہے. اول تو آپ کو بجٹ پیش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بجٹ پیش کرنے کے بعد اسمبلیاں تحلیل اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے, اور جو نئی حکومت آئے گی وہی پورے سال کا بجٹ پیش کر سکتی ہے. تو بہرحال اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک علیحدہ سے ضمنی بجٹ لایا جا سکتا ہے, تبدیلی کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر حکومت بازد ہے کہ انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے تو اس میں فواد چودھری صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ مئی میں جو بجٹ ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس وقت تمام تر چیزوں کے اوپر حکومت کو پاکستان تحریک انصاف نے لاجواب کر کے رکھ دیا ہے. تو بہرحال یہ ان کی جو کچھ اندرونی کہانی اور تفصیلات تھیں. اب حکومت جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے, اور جو مذاکرات ہیں, جو اس وقت گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की गिरफ्तारियां हुई जब इमरान खान साहब पेश हुए, परवेज़ इलाही साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, और सबसे अहम अली अमीन गंडापुर को ज़मानत के बावजूद रिहा नहीं किया जा रहा, ये सारे का सारा मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन मुज़ाकरात में उठाया था। और इसके बाद अब फवाद चौधरी साहब ने एक अहम जो ट्वीट है वो भी किया है, और इस ट्वीट में फवाद चौधरी साहब लिखते हैं कि परवेज़ इलाही के घर पर हमला, अली अमीन गंडापुर को ज़मानत के बावजूद हिब्से बेजा में रखना और वर्कर की गिरफ्तारियां मुज़ाकराती अमल को बेमानी बना रही हैं। अगर हुकूमती मुज़ाकराती टीम यकीन दहानी के बाद माहौल बेहतर रखने में कोई किरदार अदा नहीं कर सकती तो बड़े फैसले कैसे करेगी। इमरान खान की सदारत में आज इजलास में मुज़ाकरात जारी रखने या ना रखने का फ़ैसला करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अंदिया दे दिया है कि हम मुज़ाकरात को ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने हमें यकीन दहानी कराई थी, उसके बावजूद भी इस तरह का जो सलूक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये एक बड़ी कोशिश जिसको प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि एक बड़ी कोशिश होगी कि मुज़ाकरात को किसी तरह से नाकाम बनाया जाए और इस नाकामी का मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर डाला जाए, ताकि जो एक दूसरी तरफ तलवार लटक रही है मौजूदा PDM हुकूमत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वहाँ पर जाकर ये मौक़िफ़ अपना सकें कि देखें हम तो मुज़ाकरात में बैठे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही मुज़ाकरात से उठी है, खुद ही मुज़ाकरात से पीछे हटी है। तो इसलिए अब जो इलेक्शंस के मामलात हैं या जो आप इलेक्शन करवाने के हवाले से कह रहे हैं, उसमें कोई ना कोई रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। तो इसलिए एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन मुज़ाकरात से खुद पीछे नहीं हटना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, और देखें कि PDM चूँकि मंगल वाले दिन फ़ाइनल इसके ऊपर होगा, फाइनल राउंड इसका होगा और कोई एक डिसीजन लिया जाएगा, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी रिपोर्ट भी जमा करवाई जाएगी। तो हुकूमत को खुद ही, अगर वो मुज़ाकरात नहीं चाहते तो उनको खुद पीछे हटना पड़ेगा, और फिर उस सूरत में हुकूमत को ये मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी ये कह चुकी है कि उनका फ़ैसला मौजूद है 14 मई को इंतखाबात करवाने के हवाले से, और अगर वो अगर कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। और जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने लास्ट हेयरिंग भी की थी 27 तारीख को, जिसके बाद उन्होंने ये कहा था कि आज ही के दिन वो कोई अहम ऑर्डर जारी करेंगे, तो वो ऑर्डर जारी नहीं हुआ, और फिर उसके नेक्स्ट डे भी जारी नहीं हुआ, और उस पर यही उसकी एक रीज़न हो सकती है कि ज़ाहिर सी बात है चूँकि मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी यही देख रही है कि मुज़ाकरात में अगर कोई कामयाबी हो जाती है तो जो मामलात हैं उनको मज़ीद तसादुम की तरफ ना ले जाया जाए। लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर ज़ाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ना कोई ऑर्डर जारी करेगी, और इस हवाले से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी फ़ंड जारी करने के हवाले से, वो रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, और वज़ारत ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक से भी रिपोर्ट उन्होंने तलब की हुई है, और वो गालबन चूँकि हफ्ता इतवार और पीर 1 मई 3 छुट्टियां हैं, जिस वजह से मुज़ाकरात को भी थोड़ा डिले किया गया, मंगर तक ले जाया गया। लेकिन मेरे ख़्याल से ये कोई बैंक मेरे ख़्याल से नहीं है, ये जो मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं कि जिनमें आपने हफ्ता इतवार की भी छुट्टी करनी है और फिर उसके बाद 1 मई की भी छुट्टी करनी है। मुल्क के हालात आप देखें, और जो मुज़ाकरात हैं उनको आपको इन छुट्टियों में भी आगे बढ़ाना चाहिए था। इवन कि ईद की छुट्टियों के अंदर भी अगर मुलाकातें मुज़ाकरात हो सकती हैं तो फिर इन 3 दिनों में क्यों नहीं हो सकती। इसी चीज़ को ही बुनियाद बनाते हुए असद उमर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि ये जो मुज़ाकरात हैं इनमें मुझे जो है वो शुबा महसूस हो रहा है, ख़ास तौर पर जो इन्होंने मुज़ाकरात को मंगल तक लेकर ये गए हैं। तो बहरहाल देखें इस वक्त आगे मज़ीद मंगल को जो है वो इसमें क्या पेशरफ्त होती है। तो अभी तक तो यही है कि हुकूमत इस वक्त हर तरफ से हार गई है। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो भी ये हारती है, इलेक्शंस इनको कराना पड़ेंगे, और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो भी ये हारती है और फिर भी इलेक्शन इनको करवाना पड़ेंगे, और फिर इनकी बड़ी सियासी मौत होगी। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते तो फिर नाअहली के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और इसी वजह से ही ये जो है वो एक थ्योरी भी सामने आ रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप इसको कहें, लेकिन खैर इस वक्त जो हालात लग भी रहे हैं कि परवेज़ इलाही और अली अमीन गंडापुर और जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुद्दा उठा चुकी है मुज़ाकराती कमेटी में, और इन मुज़ाकरात के बाद चूँकि परवेज़ इलाही के घर पर ये जो ऑपरेशन है वो किया गया है, तो ज़ाहिर सी बात है मुज़ाकरात के ऊपर ये अफेक्ट करेगा ही करेगा।
اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے آج اہم اجلاس بھی بلایا ہے، جس کی خبر فواد چودھری صاحب نے اپنی ٹویٹ میں دی ہے، اور اس کے اندر یہ چیزیں طے کی جائیں گی کہ یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا۔ بہرحال جو میری تھوڑی سی آبزرویشن ہے اس کے مطابق مذاکرات آگے عمران خان صاحب بڑھائیں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ منگل سے مزید آگے مذاکرات نہیں جانے چاہیے، یعنی کہ جو ڈیلینگ ٹیکٹس اس وقت بظاہر حکومت اپنانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ ٹیکٹس ان کو اپنانے نہیں دیے جانے چاہیے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔